Assalamu alaikum and welcome back everyone. This is Professor Muhammad Umair Rashid and you are watching lecture number 3 of History of English Literature series. आज हम इंटर कर रहे हैं मिडीवियल इंग्लिश पीरियड जिसे हम मिडिल इंग्लिश एज भी कहते हैं। ये वो दौर है जब इंग्लिश लिटरेचर ने ठीक से अपनी वॉइस डेवलप करना जो शुरू कर दी और इस एज का जो शाइनिंग स्टार है वो है जॉफरी चौसर। चौसर को राइटली कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और उनका काम स्पेशली द कैंटरबरी टेल्स लिटरेचर में एक रेवोल्यूशन था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इस एज के लिटरेरी फीचर्स, थीम्स और चौसर का अनमैच्ड कंट्रीब्यूशन। सो चलें शुरू करते हैं। सो गोइंग विद द ओवरव्यू ऑफ मिडीवियल एज और मिडल एजेस जिसे हम मिडिल इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं। सो ये पिछले लेक्चर से ही हम जो है वो लिंक्ड है, जो हमने लेक्चर नंबर 2 नॉर्मन एंग्लो नॉर्मन इरा पढ़ा था। सो मिडीवियल एज जो है वो स्टार्ट होती है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से और ये जारी रहती है रेनेसांस तक। सो फ्रॉम 1066 टिल 1500 एडी जो है ये हमारा टाइम पीरियड जो है वो चलता है एंड इट इज़ द टाइम ऑफ ग्रेट चेंज इन सोसाइटी, in culture and literature because if you rewind our previous lecture उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें जो सोसाइटी थी वो फ्यूडलिज्म की तरफ जो है वो मूव कर गई थी। बहुत ज़्यादा शिवलरियस हमारे पास यहाँ पर जो थीम आते हैं वो उभर कर आते हैं और एक जो पावर थी वो बेसिकली चर्च के पास थी। सो रिलीजियस डिवोशन भी हमें यहाँ पर नज़र आती है। सो चर्च जो है वो बेसिकली एक सेंट्रल रोल प्ले कर रही थी। सो जो हमारे मेजर्स थीम है वो रिलीजन के साथ हमें मिडीवियल एज में नज़र आएंगे और इसके साथ मिडीवियल एज जो है वो उसमें बहुत सी न्यू लिटरेरी फॉर्म जैसे कि रोमांसेस, जो कि मैंने बताया आपको कि जेंडर रोमांस नहीं, ये बेसिकली एक नेशनल सेंटीमेंट के तौर पर जो रोमांसेस हैं, कोर्टली लव और उसके अलावा अलेगरीज बहुत ज़्यादा हमारे पास और मोरालिटी प्लेस जो है वो उभर कर हमारे सामने आते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मिडीवियल एज इट इज़ द टाइम ऑफ लिंग्विस्टिक चेंज कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास लैंग्वेज में जो चेंज आता है। पहले हमारे पास जो इंग्लिश थी ओल्ड इंग्लिश, उसमें हमारे पास जर्मैनिक एंड लैटिन जो इन्फ्लुएंस था और ये जो अब मिडीवियल एज है इसमें बेसिकली एक फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो है वो आता है और हमारे पास ग्रामर जो है वो भी फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर और कम्प्लेक्स ग्रामर टू यू कैन से सम सिंप्लीफाइड जो है वो ग्रामर हमारे पास उभर कर आती है। नो द मेन थिंग इन मिडीवियल, ये तो वो मिडल एज है जो हमने स्टार्ट की थी पिछले लेक्चर में। सो इसमें जो आज का जो टॉपिक है जो हमने कवर करना है वो है जॉफरी चौसर को। सो बेसिकली मिडीवियल एज का जो मोस्ट नोटेबल राइटर है, जो मोस्ट नोटेबल जो हम द पर्सन वो है बेटा जॉफरी चौसर। सो जॉफरी चौसर जो है वो 1340 में पैदा होते हैं और 1400 तक जो है वो इनका लाइफ स्पैन है। सो ये एडवर्ड थ्री के रेन में जो है वो पैदा हुए और थ्रू आउट द रूल ऑफ रिचर्ड टू ये जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और हेनरी फोर के किंग बनने के बाद एक साल बाद जो है वो इनकी डेथ होती है। सो इनको ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड ऑथर और अगर राइटली इनको जो है वो कहा जाए सो ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट जिनको हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से भी जानते हैं। So he is not just a poet, he is also a philosopher and astronomer जिसने जो है वो बहुत से डिफरेंट प्रोफेशन में वर्क किया। एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है ना वो इन हैंड एक्सपीरियंस हासिल हुआ। फॉर एग्जांपल ही वर्कड एज अ ब्यूरोक्रेट, ही वर्क इन द कोर्ट of the king, he worked as a diplomat and he also worked as a member of parliament. So इतनी ज़्यादा जगहों पर काम करने से एक जो एक इन्फ्लुएंस था अपनी ज़िंदगी में, वो लोगों के साथ मिलने का एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इनको हासिल हुआ। सो अगर इनके काम की बात करें, इनकी पोइट्री की बात करें, सो ही हैड अ ग्रेट स्किल इन यूजिंग मीटर एंड राइम। और फेमस वर्क की बात की जाए तो सबसे जो मोस्ट फेमस वर्क था वो था इनका द कैंटरबरी टेल्स, जिसको हम आज भी जो है वो हमारे सिलेबस में शामिल है। आज भी इस काम को पढ़ा जाता है और एडमायर किया जाता है। सो द नेक्स्ट थिंग, अगर हम एज ऑफ चौसर की बात करें कि इन मिडीवियल एज व्हाट इज़ द एज ऑफ चौसर। सो फ्रॉम 1340 टू 1400 जो एडी है वो हमारा एज ऑफ चौसर कहलाता है। सो बेसिकली द 14th सेंचुरी, इफ वी जनरली सेड द 14th सेंचुरी इज द एज ऑफ चौसर एंड दिस एज इज द एज ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो वो चेंज हुई थी जो हमने ओवरव्यू में अभी डिस्कस की हैं। अब
फर्दर इसको अगर हम कैरी करें, लिटरेरी फीचर की बात की जाए इस पर्टिकुलर एज ऑफ चौसर की, सो हमें सबसे पहले जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश नज़र आती है। इंग्लिश को जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, देर आर डिफरेंट डायलैक्ट जो कि उस वक्त के इंग्लैंड में जो है ना वो बोले जाते थे। सो उसमें से जो ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट था उसको जो है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ इंग्लिश जो है वो कहा गया। इसके अलावा जो ये ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट था वो इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ लंदन एंड द यूनिवर्सिटीज़। और इसके अलावा जो दूसरे डायलैक्ट थे वो जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम लिटरेचर से जो है वो डिसअपेयर होना शुरू हो गए। और जो फ्रेंच और इंग्लिश का मिक्सचर था वो हमें एक सिंगल स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इस एज में जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाता है। सो इट्स बेसिकली जो चौसर का वर्क था, द चौसर्स वर्क वर द फर्स्ट फुल एक्सप्रेशन ऑफ दिस न्यू इंग्लिश, कि ये जो नई एक हमारे पास ज़ुबान उभर कर आई, जो एक नया न्यू इंग्लिश बेसिकली जो हमारे पास आई, उसका जो पहला वर्क था वो जॉफरी चौसर का हमारे पास द कैंटरबरी टेल्स जो है वो सामने आता है। दूसरा, द एज ऑफ चौसर इज बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड फॉर न्यू क्रिटिकल थिंकिंग। अब इसमें जो है वो जो लोग थे मिडीवल एज के, सो दे वर नॉट हैप्पी विद रिलीजियस, political and social system. So there are many changes took place which shape the future of England. और उसमें जो बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग था, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे जो ट्रेडिशनल बिलीव्स या ब्लाइंड फेथ या सुपरस्टिशंस जो थे उनके ऊपर क्वेश्चन जो है ना वो उठना शुरू हो गया, कि जो करप्शन है चर्च के अंदर या जो हमारे रिलीजियस फिगर हैं वो किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर जब वो क्वेश्चन उठना शुरू हो गए। इसके अलावा अगर लिटरेरी जो जॉनरास की बात करें तो हमारे पास ड्रामा जो है वो एक न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर उभर कर सामने आता है। और ये वो पहली एज थी, ये वो फर्स्ट टाइम कि जब राइटर्स ने अपनी राइटिंग अपने नाम के साथ जो है वो लिखना शुरू किया। इससे पहले जो राइटर थे वो साथ अपना नेम नहीं थे यूज़ करते। सो नेम्ड राइटर जो है वो हमारे पास एज ऑफ चौसर में स्टार्ट होते हैं आना। एंड द नेक्स्ट थिंग, डेवलपमेंट ऑफ प्रोज जो है वो इंग्लिश प्रोज स्टाइल में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रोज है वो हमारे पास इसी एज में सामने आती हैं। क्योंकि जो लैटिन और फ्रेंच थी, दीज लैंग्वेज वर लूजिंग इम्पोर्टेंस इन पॉपुलर राइटिंग। सो इंग्लिश जो है वो द नीड फॉर एन इंग्लिश बाइबल हेल्प्ड इन शेपिंग द स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रोज। सो इंग्लिश बाइबल की जब फ्रेंच और लैटिन ने अपना जो एक उनका इम्पोर्टेंस था, जो इन्फ्लुएंस था वो जैसे जैसे कम होता गया, सो इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल जो है उसकी ज़रूरत आई। सो उसके साथ जो है वो इंग्लिश प्रोज राइटिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर इन्हांसमेंट हुई। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ ग्रोथ ऑफ स्कॉटिश लिटरेचर। द स्कॉटिश लिटरेचर गेन्ड रिकॉग्निशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो एक जॉन बार्बर जो है ना वो पहले नोटेबल स्कॉटिश राइटर थे जिन्होंने जो ट्रेडिशन ऑफ स्कॉटिश पोइट्री है उसको स्टार्ट किया इस इरा में। So the next thing is the general characteristics of this era. So this era is basically starts from 1340 till 1400, and it is the first most important era in English history. इसमें हमारे पास पहला जो है वो एक यूनिक एंड वेरी एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ जो पोइट्री है कैंटरबरी टेल्स की शक्ल में वो हमारे पास सामने आती है, जो इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी भी हम जो है वो डील कर रहे हैं। सो इट इज़ द इरा ऑफ ट्रांजिशन, जिसके अंदर मैंने पहले कहा कि बहुत से सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल चेंजेस हुए। लोगों ने रिलीजियस करप्शन के ऊपर, सोशल जो हम क्लास है, क्लास सिस्टम के ऊपर क्रिटिसिज्म स्टार्ट किया। सो बहुत से ज़्यादा जो सोसाइटी में फ्यूडलिज्म जो है ना वो पिछला जो एक हायरार्की चल रही थी उससे एक नया जो है ना वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमारे सामने आया। सो बेसिकली वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दीज चेंजेस के दिस इज एन इरा ऑफ ट्रांजिशन। एंड देन ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटीमेंट, यहाँ पर जो है ना वो हमारे पास रोमांस का जो जो नेशनलिज्म था वो उभर कर सामने आता है। लोगों को अपने वतन के साथ जो है वो प्यार बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्टार्ट होता है, और उसके बारे में एक रोमांटिक एज में जो रोमांटिसिज्म के अंदर जाकर उसको जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। द नॉर्मन एंड सेक्सन हैड फुली मर्ज इनटू वन नेशन। क्या होता है कि जो सेक्सन थे, जो एंग्लो सेक्सन लोग थे, और नॉर्मन ने आकर उनको कॉन्क्वेस्ट किया। सो इस इरा में वो बेसिकली दोनों जो है वो एक नेशन की तरह उभर कर सामने आते हैं। और यहाँ पर जो एक 100 ईयर वार थी फ्रांस के साथ, वो उसने एक नेशनल प्राइड जो था वो इंक्रीज कर दिया था, और इसके साथ जो एक नेशनल सेंटीमेंट था उसमें हमें जो इंक्रीमेंट है वो नज़र आता है। सो अगली बात कि ये जो इरा था वो एक जो करप्शन चर्च के अंदर जो है ना वो करप्शन स्टार्ट हो चुकी थी। जो चर्च एक तो पावरफुल थी लेकिन जो है वो जो है ना वो करप्ट हो चुकी थी। सो बहुत से जो चर्च के लीडर थे वो दे वर बिकमिंग ग्रीडी,
एंड इमोरल बेसिकली। सो उनकी ग्रीडीनेस और इमोरलिटी की वजह से चर्च के अंदर जो करप्शन स्टार्ट हो गई थी, उस वजह से क्वेश्चन राइज करना जो है ना, वो क्वेश्चन उस वक्त की उस हायरार्की के ऊपर, उस रिलीजियस सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन और बिलीफ सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन जो है ना वो रेज होना शुरू हो गए। So because the religious figure basically prefer the luxury lifestyle, so उस luxury lifestyle के खिलाफ जो है ना, वो religious values के खिलाफ जाकर जो उन्होंने एक luxury lifestyle को जो है ना वो स्टार्ट किया, और जो religious values थे उनको इग्नोर किया। सो इसमें जो है ना वो, और बेसिकली हमें जो कैंटरबरी टेल्स में वो हमें ये एलिमेंट नज़र आता है। उसके बाद दिस वाज द इरा ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। दिस पीरियड था मैनी नेचुरल डिजास्टर, फॉर एग्जांपल द ब्लैक डेथ, जो कि 1348 और 1349 में जो है ना, तकरीबन उसने वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड जो है वो उस ब्लैक डेथ की वजह से, ये एक वो वबा थी जो चूहों के ज़रिए एक जो इंग्लैंड की सोसाइटी में जो फैली, और उस वजह से यहाँ पर तकरीबन वन थर्ड जो पॉपुलेशन है वो मौत के घाट जो है वो उतर गई। सो 48-49 में, उसके बाद फिर 1362 में, 1367 एंड 1370 में जो है ना वो दोबारा से ये वबा 3-4 दफ़ा वबा जो है वो फैलती है और बहुत ज़्यादा सफरिंग करती है। सो जो लोग थे उस वक्त के, सो पीपल फेस्ड पॉवर्टी एंड सोशल अनरेस्ट ड्यू टू दीज डिजास्टर। एंड द नेक्स्ट थिंग, द डॉन ऑफ न्यू लर्निंग। सो medieval ट्रेडिशन वर स्टिल स्ट्रॉन्ग, जो ट्रेडिशंस थे वो भी स्ट्रॉन्ग थे, बट न्यू आइडियाज वर ग्रोइंग, नए आइडियाज जो है वहाँ पर जो है वो रिकॉग्नाइज हो रहे थे, वहाँ पर जो फ्लरिश कर रहे थे। द चर्च कंट्रोल एजुकेशन एंड थॉट, जो चर्च थी वो एजुकेशन और थॉट को कंट्रोल कर रही थी। पावर, मैंने कहा कि जो पावर थी वो चर्च के पास थी, लेकिन जो लोग थे स्लोली दे आर स्टार्टिंग क्वेश्चनिंग दिस इट्स इन्फ्लुएंस, द इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च। सो ह्यूमनिज्म का जो स्पिरिट था, इंसानों के बारे में सोचना, दैट सोसाइटी इज फॉर ह्यूमन, सो इट्स बिलोंग टू बी ह्यूमन। द स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म बिगन टू स्प्रेड, और लोग जो थे वो बेसिकली ब्यूटी, लाइफ और फ्री थिंकिंग को जो है वो एडमायर करना शुरू कर दिया था, और इसी वजह से जो एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस पावर थी उसको जो है वो क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। सो दिस वाज द बिगनिंग ऑफ द रेनेसेंस। सो ये जो हमारा पीरियड है वो नॉर्मन कंक्वेस्ट से लेके रेनेसेंस तक जो है वो हमारा एक मुहित, ये टाइम फ्रेम है। Now, if we talk about Chaucer's literary career, so Chaucer का जो literary career है वो basically 3 periods में जो divide है, French, Italian and English। फ्रेंच में जो हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है इनके काम की, वो फ्रेंच पोइट्री में ही बेसिकली है। सो इट इज़ अ बुक ऑफ डचेस। इटालियन वाला जो पीरियड है वो 1370 से लेकर 1384 तक जो है वो चलता है, और वो इटालियन राइटर से जो है वो इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जांपल द हाउस ऑफ फेम वाज बेसिकली इन्फ्लुएंस और इंस्पायर्ड बाय डांटे। इंग्लिश की बात की जाए तो इन हिज इंग्लिश पीरियड ही डेवलप हिज ओन स्टाइल। सो फ्रेंच में फ्रेंच का स्टाइल कॉपी किया, यूज़ किया। इटालियन में दे वाज इंस्पायर्ड बाय द इटालियन राइटर, लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द इंग्लिश, सो ही डेवलप्ड हिज ओन स्टाइल, जिसमें हमारे पास जो एक द ग्रेटेस्ट, हिज ग्रेटेस्ट वर्क, हिज मास्टरपीस कैंटरबरी टेल जो है वो आती है। अब कैंटरबरी टेल जो है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, जो कि ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स हैं, उनके उसमें डिफरेंट, तकरीबन डिफरेंट सोशल क्लासेस से ताल्लुक़ रखने वाले जो है ना वो करेक्टर्स उठाए गए हैं, और उनकी स्टोरीज आपस में वो जो स्टोरीज सुनाते हैं उसके ज़रिए हमें सोसाइटी के बारे में एक वाइड रेंज ऑफ थीम्स जो है वो हमारे पास सामने आते हैं, जिसमें सोसाइटी है, रिलीजन है, ह्यूमनिज्म है। सो किस तरह से सोसाइटी के अंदर करप्शन या रिलीजन के अंदर करप्शन प्रिवेल कर चुकी है, उसके बारे में कैंटरबरी टेल्स हमें बताती है। सो इसके अलावा अदर वर्क हैं जिसमें द ट्रायलस एंड सुसाइड और द पार्लियामेंट ऑफ फॉल, ये भी चौसर के जो लिटरेरी वर्क में शामिल है। नो कमिंग टूवर्ड द थीम एंड इम्पोर्टेंस, सो अगर हम अब इस सारे एज ऑफ चौसर के जो एक थीम्स की बात करें कि कौन कौन से थीम उस वक्त के जो है वो प्रिवेल किए, सो इसमें हमारे पास जो द थीम ऑफ लव हमें मिल जाता है, द थीम ऑफ रिलीजन, रिलीजियस जो मोरालिटी है वो हमें नज़र आती है, क्रिटिसिज्म ऑन सोशल क्लासेस हमें नज़र आता है। सो चौसर बेसिकली ऑफन यूज्ड ह्यूमर एंड सैटायर टू क्रिटिसाइज द फ्लॉज ऑफ सोसाइटी, एंड इफ यू आर रीडिंग द कैंटरबरी टेल्स यू आर वेरी मच नो विद दिस, कि किस तरह से सैटायर और ह्यूमर को यूज करके सोसाइटी के फ्लॉज को डिस्क्राइब किया गया। सो चौसर डील विद द आइडियल ऑफ शिवल्री एंड कोर्टली लव आल्सो, जिसको विविड और रियलिस्टिक करेक्टर्स को के जरिए जो है ना वो एक
दिखाया गया है द कैंटरबरी टेल्स में. सो बेसिकली Chaucer use a very rich portrait of medieval life. Talking about the importance of this era ends with the beginning of Renaissance, with the rise of Renaissance. और हमारे पास importance की बात की जाए तो इसमें हमारे पास न्यू फॉर्म और लैंग्वेज जो है वो उभर कर सामने आती है. सो आज के हमने लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस की, हमने medieval एज का ओवरव्यू डिस्कस किया, हमने जॉफ्री चौसर को डिस्कस किया, जॉफ्री चौसर के जो लिटरेरी करियर को डिस्कस किया, जो एज ऑफ चौसर के कैरेक्टरिस्टिक को, जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने थीम्स और इम्पोर्टेंस डिस्कस की कि एज ऑफ चौसर में क्या क्या चीज़ें हैं. So this is it for today's lecture. If you have any question, any query, any ambiguity, you may ask in the comment section. आई एम हेयर टू आंसर यू गाइज. और इस लेक्चर के साथ हमारा जो द बिगनिंग सेक्शन था वो कंप्लीट होता है, और जो हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो हम स्टार्ट करेंगे द रेनेसेंस. सो टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट.